वो एक टेक्निकल इश्यू की वजह से हमारी वीडियो पॉज़ हो गई थी। हम चर्चा कर रहे थे कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मेन मोटिव होता है पार्टिकल की पोजीशन को रिप्रेजेंट करना। हमने अभी थोड़ी देर पहले ही चर्चा की थी, डिस्कस किया था कि किसी पार्टिकल की पोजीशन को स्पेस में, फ्री स्पेस में रिप्रेजेंट करने के लिए 3 एक्सिस की ज़रूरत होती है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, एंड ऑल द 3 एक्सिस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मतलब कि ये जो तीनों एक्सिस होते हैं वो आपस में कैसे होते हैं, एक दूसरे के परस्पर लंबवत होते हैं, या कहें तो परस्पर म्यूचुअली परपेंडिकुलर तीनों एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो इस पार्टिकल की पोजीशन क्या होगी हमारे पास, एक्स, वाई और जेड एक्सिस के रेस्पेक्ट में इसकी पोजीशन हम क्या दर्शा देंगे, एक्स, वाई और जेड के रूप में हम इसकी पोजीशन को दर्शा देंगे। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस की डेफिनेशन हम कैसे लिखेंगे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस की डेफिनेशन हम लिखेंगे क्या, कि द प्रोसेस to represent the position of any particle या कहें तो ऑब्जेक्ट, पोजीशन टू रिप्रेजेंट एनी पार्टिकल और ऑब्जेक्ट, किसी पार्टिकल या ऑब्जेक्ट की पोजीशन को दर्शाने का एक क्या होता है, ये तरीका होता है। और ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन होती है वो किसके रेस्पेक्ट में बदलती है, विद रेस्पेक्ट टू टाइम, with respect to time of any system is called frame of reference। हिंदी वाले बच्चे देखें तो निर्देश तंत्र वह प्रक्रिया है, वह प्रक्रम है जिसके द्वारा हम किसी भी ऑब्जेक्ट की समय के रेस्पेक्ट में उसकी जो स्थिति बदलती है उसको हम व्यक्त कर सकें। अब बात आई कि ये जो कार्टेशियन ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है ये भी 2-3 तरीके के होते हैं। बेसिक फर्स्ट ईयर में हम चर्चा करते हैं कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस कैसा होना चाहिए, कार्टेशियन ही होना चाहिए। उसके बाद सेकंड, जैसे ही हम फाइनल ईयर में आते हैं तो उसमें सिलेंड्रिकल फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी आता है, स्फेरिकल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की भी हम आगे डिस्कस करेंगे। जब फाइनल ईयर में हम होंगे तब पढ़ेंगे तो हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जनरली फर्स्ट ईयर के अंदर कौन सा आता है, फर्स्ट ईयर के अंदर हमारा आता है कार्टेशियन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। कार्टेशियन फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम कहते हैं कार्तीय निर्देश तंत्र। कार्तीय निर्देश तंत्र भी 2 प्रकार के होते हैं। कार्तीय निर्देश तंत्र 2 प्रकार के होते हैं जिसमें से फर्स्ट, देयर आर 2 टाइप्स, लिख देंगे, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। पहला होता है हमारा लेफ्ट हैंडेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं वामावर्ती निर्देश तंत्र। कौन सा, वामावर्ती निर्देश तंत्र। दूसरा हमारा होता है राइट हैंडेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जिसको हिंदी में बोलते हैं दक्षिणावर्ती निर्देश तंत्र। ठीक है, यहाँ तक आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। पढ़ने को तो हम लेफ्ट हैंडेड एंड राइट हैंडेड दोनों ही पढ़ेंगे, लेकिन जो मेन हमारे यूज में आएगा वो होता है हमारा राइट हैंडेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जो कि इम्पोर्टेंट होता है पढ़ाई के उसमें दृष्टि से। लेफ्ट हैंडेड में क्या होता है,
लेफ्ट हैंडेड का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होता है। ये हमारा एक्सिस हो गया, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। ये कोई पार्टिकल होता है यहाँ पर। ओके, एक हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है लेफ्ट हैंडेड, सॉरी राइट हैंडेड, जिसमें हम मोशन कुछ इस प्रकार से होता है हमारा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। यहाँ कोई पार्टिकल होता है एक्स, वाई और जेड, और इसमें यहाँ पार्टिकल होता है एक्स, वाई और जेड। बेसिकली हम कौन सा पढ़ते हैं? राइट हैंडेड ही पढ़ते हैं। राइट हैंडेड क्यों पढ़ते हैं? इसके पीछे एक रीज़न है, वो भी बहुत सिंपल सा है। राइट हैंडेड हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि किसी भी पार्टिकल की पोजीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इसमें आसानी से हम इसको ईजिली तो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसमें ईजिली रिप्रेजेंट इसलिए नहीं होगा क्योंकि एक्स और वाई एक्सिस के रिगार्डिंग तो हम इसको रिप्रेजेंट कर देंगे, लेकिन जेड एक्सिस के रिगार्डिंग हम रिप्रेजेंट तो हो जाता है और होता भी है, लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है पढ़ने वाले को भी और पढ़ाने वाले को भी। तो इस वजह से लेफ्ट हैंडेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम नेगलेक्ट कर देते हैं, या इसको हम टॉपिक्स में नहीं लेते हैं। जनरली यूज़ करते हैं किसका? राइट हैंडेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस का। और ये पहले भी बताया था कि जेड एक्सिस कुछ इस प्रकार से होता है कि इन दोनों एक्सिस के परपेंडिकुलर म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो, कुछ इस प्रकार से। या फिर आप लोगों ने 10th या 12th क्लास में, 11th-12th क्लास में हमने पढ़ा होगा कि एक राइट हैंड रूल था, जिसमें कुछ इस प्रकार से जो कण की आकृति होती थी वो कुछ इस प्रकार से होती थी। मतलब ये वाला एक्स एक्सिस, ये वाला वाई एक्सिस, और इन दोनों के परपेंडिकुलर हमारा कौन सा होता है? जेड एक्सिस, जो अंगूठा होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हम क्या मोटिव क्या होता है इसका? कि किसी भी पार्टिकल की पोजीशन को रिप्रेजेंट करना। अब पार्टिकल की पोजीशन को रिप्रेजेंट करने के भी दो तरीके होते हैं। क्या होंगे? देयर आर टू वेव्स टू रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ पार्टिकल। ओके, कौन कौन से होते हैं? पहला तो होता है बाई पोजीशन वेक्टर, एंड सेकंड होता है हमारे पास बाई कोऑर्डिनेट्स। पोजीशन वेक्टर मतलब स्थिति सदिश द्वारा, और यह होता है हमारे पास निर्देशांकों द्वारा। अब जैसे हमारा पहला हमारे पास आता है बाई पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर के लिए माना कि ये कोई हमारा क्या है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। ये क्या है? वो या इसका एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस एंड दिस जेड एक्सिस। यहाँ पर हमारा कोई पार्टिकल P है, ये कोई एक्स, वाई, जेड इसके क्या है? कोऑर्डिनेट है। आप लोगों को सभी को पता है कि यहाँ कोई पार्टिकल P है जिसके कोऑर्डिनेट क्या है? एक्स, वाई एंड जेड इसके कोऑर्डिनेट हैं। तब इसके ओरिजिन से इस पॉइंट को मिलाने वाली लाइन, है क्या कहलाती है? हमारी पोजीशन वेक्टर कहलाती है। और इसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं? आर वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। अब आप लोगों ने 11th क्लास में एक वेक्टर का टॉपिक चलता है, उसमें आपने पढ़ा होगा कि एक्स एक्सिस के रिगार्डिंग कंपोनेंट कौन सा होता है? आई कैप, वाई एक्स के रिगार्डिंग कंपोनेंट जे कैप, एंड जेड एक्स के रिगार्डिंग कंपोनेंट क्या होता है? के कैप। तो हम आर वेक्टर मीन्स पोजीशन वेक्टर को किस प्रकार से लिख सकते हैं? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप एंड जेड के कैप। हेयर यहाँ हम लिख देंगे, हेयर आई कैप, जे कैप एंड के कैप आर यूनिट वेक्टर
vectors regarding to x, y and z एक्सिस। ओके, ये हो गया हमारे पास। अब सेकंड नंबर पे हमारा आता है, इसकी पहले डेफिनेशन लिख लेंगे। डेफिनेशन तो लिखना नहीं रह गया हमारा। डेफिनेशन ऑफ पोजीशन वेक्टर क्या होती है? द वेक्टर लिखेंगे, द वेक्टर दैट रिप्रेजेंट, क्या रिप्रेजेंट करेगा? पोजीशन को। रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल विद रेस्पेक्ट टू origin, और हमने इसको रिप्रेजेंट किससे किया था? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय आर वेक्टर। ये क्या है? इसका केवल ओनली इंट्रोडक्शंस वगैरह ही हमने इसका दिया है, ठीक है। ये क्या हो गया कि मतलब स्थिति सदिश वो उसे कहते हैं जो किसी पार्टिकल की पोजीशन को मूल बिंदु के सापेक्ष व्यक्त करता है। उसको हम क्या कहते हैं? पोजीशन ऑफ वेक्टर। बाय पोजीशन ऑफ वेक्टर टू रिप्रेजेंट एनी पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन। ओके, सेकंड नंबर पे हमारा आता है बाय कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर भी हम एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेंगे। ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर एक्स, वाई एंड जेड, ये इसका ओरिजिन। अब यहाँ मान लिया कि कोई पार्टिकल है हमारा जिसके कंपोनेंट क्या हैं? एक्स, वाई एंड जेड। तो तब हम बाय कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम देखेंगे कि इस वाला जो यहाँ पार्टिकल P है, इसकी एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो, इसकी वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो, और ये जो जेड एक्सिस है जो यहाँ परपेंडिकुलर कुछ इस फॉर्म में है, उसकी जो डिस्टेंस है वो, उससे जो डिस्टेंस है वो P की क्या है। तो यहाँ से एक्स एक्सिस, यहाँ वाई एक्सिस, और ये वाली जो डिस्टेंस हो गई वो कौन सी हो जाएगी? जेड एक्सिस। तो इन दोनों के जो डिस्टेंस इनके जो डिस्टेंस होता है उसको जो हम रिप्रेजेंट करते हैं वो किस में करते हैं? बाय कोऑर्डिनेट सिस्टम के रिगार्डिंग हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये दोनों सिस्टम कब लागू होते हैं? ये दोनों सिस्टम जब पोजीशन वेक्टर एंड कोऑर्डिनेट वेक्टर्स कब लागू होते हैं? जब हमारा पार्टिकल जो है वो रेस्ट में होता है। तो जब हमारा पार्टिकल मोशन में आ जाता है, जैसे कि पहले मान लिया ये कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस था, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस है हमारा एक्स, वाई, जेड। पहले कोई पार्टिकल यहाँ था जिसका कोऑर्डिनेट हम मान लें पी, एक्स, वाई एंड जेड। कुछ समय बाद ये पार्टिकल यहाँ से मूव कर जाता है किधर की साइड? पी, इसी पॉइंट पे कोई P1 पॉइंट था, ये कोई पार्टिकल P है जो इसके रिगार्डिंग है x2, y2 और z2। ये हो गया पहली पोजीशन, तो x1, y1 एंड z1। देन इसकी पोजीशन वेक्टर निकालने के लिए हमें एक तीसरा ही पार्ट हमें लेना होगा बाय डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर से हम इसकी पोजीशन को अंडरस्टैंड करेंगे। अभी तो सिर्फ इसको समझ लेते हैं हम, अगली वीडियो में हम इसको डिटेल्स से एज ए नोट्स फॉर्म हम इसको राइट करेंगे। तो इसकी मूल और फ्रॉम ओरिजिन से दूरी कितनी मान ली? r1 वेक्टर मान लिया। इसकी फ्रॉम ओरिजिन से दूरी कितनी मान ली? r2 वेक्टर मान लिया। इसकी डायरेक्शन इस प्रकार से, इसकी डायरेक्शन इस प्रकार से। अब ये वाली डायरेक्शन डिपेंड करती है हमारे ऊपर कि हम P1 से P1 की जो मोशन देखना चाहते हैं P2 के रेस्पेक्ट में, या P2 की जो मोशन देखना चाहते हैं वो P1 के रेस्पेक्ट में देखना चाहते हैं। अगर P2 की मोशन देखना चाहते हैं किसके रेस्पेक्ट में? P1 के रेस्पेक्ट में। तो हम कैसे डिनोट करेंगे इसको? कुछ इस प्रकार से डिनोट करेंगे। अब हमारे पास एक शेप बन जाती है कुछ इस प्रकार की, ये इस ऐसे, ये ऐसे, ये
ऐसे, सॉरी ऐसे, ओके। यहाँ ओ ए बी कोई भी नाम दे दिया। अब आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा एडिशन बाय एडिशन ऑफ वेक्टर, एडिशन ऑफ वेक्टर बाय ट्रायंगुलर लॉ, ट्रायंगुलर लॉ। ट्रायंगुलर लॉ क्या कहता है कि जब भी कोई दो वेक्टर कुछ इस प्रकार से हो कि एक का हेड और एक का टेल आपस में टच कर रहा हो, तो इसका हेड ये वाला और इसकी टेल ये वाली, ये जब आपस में टच कर रहे होते हैं तो इसका जो ये रिजल्टेंट होता है, जो इनके अपोजिट डायरेक्शन में होता है, वो इनका क्या होता है, रिजल्टेंट होता है। जैसे ये मान लिया कोई ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है और ये क्या है, सी वेक्टर है, तो रिजल्टेंट क्या होगा इसका, सी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ये वाला फॉर्मूला यूज़ करके हम इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अगली वीडियो में हम इसका डिस्कस करेंगे डिटेल से। तब तक आई होप आप सभी का जो फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हैं बच्चे, 12th से आए हैं, उनके दिमाग का थोड़ा सा कपाट खुला होगा, और नहीं खुला है तो खोल लो अपना कपाट, क्योंकि चीज़ें आसान नहीं हैं, चीज़ों को आसान बनाना होगा। इसके लिए हमें क्या करना होगा, रेगुलर तो हमें पढ़ाई करनी होगी, एज ए प्रिपेयर्ड नोट्स पढ़ने पड़ेंगे, उसके बाद वीडियो से पढ़ो या आप प्रोफेसर वगैरह किसी भी जो आपके टीचर्स हैं उनसे पढ़ो, लेकिन कंटिन्यूस पढ़ना पड़ेगा। एक ग्रेजुएशन में या किसी भी हम तैयारी करते हैं या इवन यहाँ तक कि 10th और 12th करते हैं, उसमें भी हमें एक कंसिस्टेंसी बनानी होती है। विदाउट कंसिस्टेंसी स्टडी इज़ नॉट पॉसिबल। ओके, तो आशा करता हूँ कि आप सभी को जो पढ़ाया है वो समझ में आया होगा और आप इसको रेगुलर पढ़ेंगे। पेपर का पैटर्न मैंने आपको बता ही दिया था। अब हम अगले टॉपिक में, अगले लेक्चर में एक तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का करेंगे और एक इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम के बारे में हम डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।